गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर्स में आप फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फंजाई का क्लासिफिकेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि फंजाई एक कॉस्मोपॉलिटन तथा बड़ा ग्रुप है जिसमें अनेक सदस्यों को सम्मिलित किया गया है। तो इन सदस्यों के वर्गीकरण के लिए कुछ सामान्य फीचर्स का अध्ययन किया जाता है जिसे हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के आधार अथवा ट्रेंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए फंजाई को क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले थैलस अथवा पादपकाय के प्रकार तथा उसकी फॉर्म, यानी यूनिसेल्युलर है अथवा फिलामेंटस है, एसेप्टेट है अथवा सेप्टेट है, इन सब का ध्यान रखा जाता है। इसके पश्चात हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक है अथवा सैप्रोफिटिक है। फिर हम बात करते हैं रिजर्व फूड मटेरियल की या संचित खाद्य पदार्थ की। फंजाई में स्टार्च पूर्णतः एब्सेंट होता है। ग्लाइकोजन तथा फैट अथवा ऑयल रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में पाए जाते हैं। तो इनमें से कौन सा पार्ट कौन से फंजाई या कौन से ग्रुप में उपस्थित है, यह क्लासिफिकेशन का एक महत्वपूर्ण आधार बनाता है। तत्पश्चात कोशिका भित्ति का प्रकार तथा कोशिका भित्ति की संरचना, यह भी कंसीडर की जाती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है स्पोर्स अथवा बीजाणु किस प्रकार के हैं, एक्सोजीनस यानी बाहर की तरफ बनने वाले अथवा एंडोजीनस या अंतर्जात या सेल के अंदर की तरफ बनने वाले, और साथ ही यह मोटाइल हैं अथवा नॉन मोटाइल, गति कर सकते हैं अथवा गतिहीन है। यह भी क्लासिफिकेशन का एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया बनता है। गतिशील करने वाले बीजाणुओं में फ्लैजिला की स्थिति तथा फ्लैजिला का प्रकार, संख्या, यह क्लासिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यूनिफ्लैजिलेट कंडीशन है अर्थात एक कशाभिकी, अथवा बाईफ्लैजिलेट कंडीशन है। बाईफ्लैजिलेट है तो दोनों फ्लैजिला समान हैं अथवा असमान, टेंसल प्रकार के हैं अथवा विप्लिश प्रकार के, यह भी क्लासिफिकेशन का एक बेस बनता है। और उसके पश्चात हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन के महत्वपूर्ण क्राइटेरिया में फ्रूटिंग बॉडी अथवा फलनकाय के प्रकार को भी सम्मिलित किया जाता है। तो यह सभी पॉइंट्स फंजाई को क्लासिफाई करते वक्त ध्यान में रखे जाते हैं और इन्हीं में पाए जाने वाली भिन्नता के आधार पर फंजाई को फर्दर वर्गीकृत किया जाता है। क्योंकि यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप है, यानी एक क्लोरोफिलस हीटरोट्रॉफिक प्लांट्स का ग्रुप है फंजाई, तो समय समय पर यह वैज्ञानिकों को बहुत आकर्षित करता रहा है। लंबे समय तक तो यह विवाद रहा कि इसे प्लांट्स में सम्मिलित किया जाए अथवा एनिमल्स में सम्मिलित किया जाए। तो इसी विवाद को सुलझाने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने समय समय पर अपने विचार दिए तथा समय समय पर विभिन्न प्रकार के क्लासिफिकेशन भी दिए। सुविधा की दृष्टि से, प्रचलन की दृष्टि से तथा सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो लेक्चर में अलेक्सोपोलस तथा मिम्स के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसके विभिन्न पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे। अलेक्सोपोलस तथा मिम्स ने 1979 में कवकों को एक अलग किंगडम या अलग जगत में रखा जिसे सभी वैज्ञानिकों ने मान्यता प्रदान की। यह किंगडम था माइसिटी। तो सभी के सभी कवक इस सुपर किंगडम अथवा किंगडम माइसिटी के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। किंगडम माइसिटी में फर्दर 3 डिवीजन्स, 8 सब डिवीजन्स, 11 क्लासेस तथा 1 फॉर्म क्लास सम्मिलित की गई है। अब ये कौन कौन से डिवीजन्स हैं, फॉर्म क्लास से क्या अर्थ है और इन्हें किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, यही हम आज के क्लासिफिकेशन में अध्ययन करेंगे। तो यह आपके सामने
एक छोटा सा कंपैरेटिव चार्ट है जो कि अलेक्सोपोलस तथा मिम्स के द्वारा बताए गए क्लासिफिकेशन को दिखा रहा है। अलेक्सोपोलस तथा मिम्स के द्वारा किंगडम माइसिटी को सर्वप्रथम जिम्नोमाइकोटा नामक डिवीज़न में सम्मिलित किया गया। जिम्नो से आप लोगों को जिम्नोस्पर्म ध्यान में आ रहा होगा, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी जिम्नो का अर्थ होता है अनावृत, अर्थात बिना कवरिंग के नग्न। तो जिम्नोमाइकोटा का अर्थ है ऐसे फंजाई जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती या सेल वॉल अनुपस्थित होती है। क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, अतः यह अनावृत होते हैं और इसी के आधार पर इसे नाम दिया गया है जिम्नोमाइकोटा। जिम्नोमाइकोटा को फिर से बांटा गया है फर्दर 2 सब डिवीज़न्स में। पहला सब डिवीज़न, या पहले हम डिवीज़न पढ़ लेते हैं। जिम्नोमाइकोटा के पश्चात हम आते हैं नेक्स्ट डिवीज़न पे, जिसे कहा जाता है मैस्टिगोमाइकोटा। मैस्टिगोमाइकोटा में सामान्यतः यूनिसेल्युलर अथवा फिलामेंटस प्रकार के फंजाई को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार के डिवीज़न में फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, सेल वॉल उपस्थित होती है और सामान्यतः एक फ्लैजिला युक्त यूनिफ्लैजिलेट मोटाइल स्पोर्स उपस्थित रहते हैं। इसके पश्चात तीसरा डिवीज़न है ए मैस्टिगोमाइकोटा। ए मैस्टिगोमाइकोटा में भी जो माइसीलियम होता है यह फिलामेंटस होता है, रेयरली एक कोशिकीय अथवा यूनिसेल के रूप में भी पाया जा सकता है। ए मैस्टिगोमाइकोटा में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है तथा जो जाइगोट बनता है उसमें मियोसिस पाया जाता है। यहाँ पर मियोसिस उपस्थित रहता है, यह इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब इन डिवीज़न्स को फिर से सब डिवीज़न तथा क्लासेस में बांटा गया है, तो हम संक्षेप में इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिवीज़न जिम्नोमाइकोटा के बारे में। तो जिम्नोमाइकोटा को फर्दर बांटा गया है सब डिवीज़न ए क्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने सब डिवीज़न के अंत में माइकोटिना शब्द का प्रयोग किया है। तो पहला सब डिवीज़न है ए क्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना। यहाँ पर स्यूडोप्लाज्मोडियम का निर्माण होता है और इसके अंतर्गत जो क्लास सम्मिलित की गई है वह है इसी के नाम से मिलती जुलती एक्रेसियोमाइसिटीज़। तो आपको एक ही बार कुछ टर्म याद करनी पड़ेंगी। सामान्यतः क्लासेस जो हैं वह सब किंगडम के नाम से ही आगे बनी हैं, लेकिन क्लास के अंत में हमने माइसिटीज़ लगा दिया है। इसके पश्चात दूसरी जो सब डिवीज़न सम्मिलित की गई है जिम्नोमाइकोटा के अंतर्गत वह है प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना। दोबारा बोल रही हूँ मैं, प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना। यहाँ पर प्लांट थैलस स्पोरेंजियोफोर का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत 2 क्लासेस को सम्मिलित किया गया है, प्रोटोस्टीलियोमाइसिटीज़ तथा मिक्सोमाइसिटीज़। तो यह आपको याद ही करना पड़ेगा। तो दोबारा से मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ। डिवीज़न जिम्नोमाइकोटा, 2 सब डिवीज़न ए क्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना तथा दूसरा सब डिवीज़न है इसका प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना। तो यह था हमारा पहला डिवीज़न। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे डिवीज़न जिसका कि नाम है मैस्टिगोमाइकोटा। मैस्टिगोमाइकोटा में फिर से 2 सब डिवीज़न्स सम्मिलित किए गए हैं। पहला सब डिवीज़न है यहाँ पर हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना। हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना के अंतर्गत जो क्लासेस सम्मिलित की गई हैं वह है
यह रहा हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना और जो क्लासेस सम्मिलित की गई हैं वह है काइट्रीडियोमाइसिटीज पहली क्लास, दूसरी क्लास है हाइपोकाइटिड्रियोमाइसिटीज तथा तीसरी क्लास है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। तो इस प्रकार 3 क्लासेस को सम्मिलित किया गया है इस सब डिवीज़न के अंतर्गत। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो क्लास हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना है इसमें हैप्लो का अर्थ होता है एक, तो यहाँ पर सिंगल फ्लैजिला उपस्थित होता है तथा मोटाइल स्पोर्स उपस्थित होते हैं। दूसरी क्लास जिसे हमने नाम दिया है डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना, यहाँ पर बाईफ्लैजिलेट कंडीशन पाई जाती है, इसीलिए इस क्लास का नाम है डिप्लो। डिप्लो का अर्थ होता है 2, मेस्टिगोमाइकोटिना यानी 2 फ्लैजिला धारण करने वाले। और यहाँ पर सामान्यतः गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तथा यहाँ पर ऊगैमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना और डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना के अंतर्गत जो क्लास सम्मिलित की गई है वह है oomaisites। इसके पश्चात हम आ जाते हैं तीसरे डिवीज़न पे जिसको नाम दिया गया है एमेस्टिगोमाइकोटा। एमेस्टिगोमाइकोटा में हम फर्दर सब डिवीज़न लेते हैं ज़ाइगोमाइकोटिना। ध्यान रखिए कि आपके सिलेबस के अधिकांश मेंबर यहीं पर इसी डिवीज़न तथा इसी सब डिवीज़न से सम्मिलित किए गए हैं। ज़ाइगोमाइकोटिना, इसके पश्चात एस्कोमाइकोटिना, इसके पश्चात बेसिडियोमाइकोटिना तथा फिर है बेसिडियोमाइकोटिना के पश्चात जो लास्ट सब डिवीज़न है वह है ड्यूटेरोमाइकोटिना। तो यहाँ आप देख रहे हैं आपको 4 सब डिवीज़न नज़र आ रहे हैं जो कि बारी बारी काम में लिए जाएंगे, ज़ाइगो, एस्को, बेसिडियो तथा ड्यूटेरोमाइकोटिना। यहाँ पर मैं आपको संक्षेप में इनके गुण बता देती हूँ। ज़ाइगोमाइकोटिना में सामान्यतः पैरासाइट या सेप्रोफाइट मेंबर्स को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर हाइफी सीनोसिटिक, यह टर्म मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सीनोसिटिक का अर्थ होता है एसेप्टेट मल्टीन्यूक्लिएट। लैंगिक जनन यहाँ पर आइसोगैमस प्रकार का होता है। 2 क्लासेस को इसमें सम्मिलित किया गया है, ज़ाइगोमाइसिटीज तथा ट्राइकोमाइसिटीज। इसके पश्चात दूसरा सब डिवीज़न है एस्कोमाइकोटिना। एस्कस या बोरे नुमा संरचना उपस्थित होने के कारण इसे नाम दिया गया है एस्कोमाइकोटिना और इसमें जो क्लास सम्मिलित की गई है वह है एस्कोमाइसिटीज। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा होता है और फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प पाई जाती है। ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, एस्कोकार्प नामक फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पर पाई जाती है। इसके पश्चात हम आ जाते हैं बेसिडियोमाइकोटिना पर। बेसिडियोमाइकोटिना में बेसिडियोकार्प पाई जाती है तथा इसके अंतर्गत सम्मिलित होने वाली क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज। इसके पश्चात लास्ट क्लास है या लास्ट सब डिवीज़न है ड्यूटेरोमाइकोटिना। ड्यूटेरोमाइकोटिना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट नहीं किया जाता, अतः इसे फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर क्लास सम्मिलित की गई है ड्यूटेरोमाइसिटीज। चूँकि इस क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, अतः ऐसे फंजाई जिनमें कि अभी तक कंप्लीट लाइफ साइकिल नहीं खोजा जा चुका है उन्हें यहीं पर रखा जाता है, अतः इसे फॉर्म क्लास के नाम से भी जाना जाता है। तो यह था फंजाई का क्लासिफिकेशन। इसी क्लासिफिकेशन को चार्ट फॉर्म में भी आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रही हूँ।
इसे हम इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, जिसमें ऊपर की तरफ हमने लिखा है किंगडम माइसिटी, पुनः 3 डिवीजन्स, तत्पश्चात सब डिवीजन्स तथा क्लासेस। तो इसे हम इस प्रकार से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार जो हमने शुरू में कुछ लक्षण लिए थे या ट्रेंड्स देखे थे क्लासिफिकेशन के, उन्हें फॉलो करते हुए यह क्लासिफिकेशन आप लोगों ने देखा। तो फंजाई में या तो हाइफी नहीं होंगे तो यूनिसेल होगी, सेल वॉल भी नहीं है, और न्यूट्रिशन का प्रकार भी फैगोसाइटोसिस प्रकार का है। तो इन फंजाई को रखा जाता है जिम्नोमाइकोटा में, और इनका कॉमन नेम है स्लाइम मोल्ड। इसके पश्चात ऐसे फंजाई जिनमें हाइफी पाए जाते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होती है तथा ये एब्जॉर्प्शन के द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं। यह सारा कुछ यानी पोषण का तरीका क्या होता है, सेल वॉल कैसी होती है, यह आप पिछले वीडियो लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो इन फंजाई को रखा जाता है फर्दर बाकी की क्लासेस में। इन क्लासेस में रखने के लिए भी एक और महत्वपूर्ण कैरेक्टर हम देखते हैं, सेंट्रियोल उपस्थित है ऐसे फंजाई तथा ऐसे फंजाई जिनमें कि फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, उन्हें सम्मिलित किया जाता है क्लास ओमाइसिटीज तथा काइट्रीडियोमाइसिटीज में। जबकि ऐसे फंजाई जिनमें सेंट्रियोल भी नहीं है, मोटाइल सेल्स भी नहीं है, इन्हें सम्मिलित किया जाता है एस्कोमाइकोटिना या एस्कोमाइसिटीज तथा बेसिडियोमाइसिटीज में तथा ड्यूटेरोमाइसिटीज में। तो वही जो क्लासिफिकेशन अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा था, उसी की एक समरी इस स्लाइड में प्रस्तुत की गई है। तो इस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तथा स्पोर फॉर्मेशन के आधार पर हमने यह देखा कि हमने 4 क्लासेस में बांटा फंजाई को, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। इन सभी में लैंगिक जनन अथवा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जबकि ड्यूटेरोमाइसिटीज फंजाई की ऐसी क्लास है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, अतः इसे फंजाई इम्परफेक्टाई या अपूर्ण कवक के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार जितनी भी क्लासेस आपने देखी, उनका एक शॉर्ट कंपैरिजन इस चार्ट में प्रस्तुत कर दिया गया है। इस चार्ट में हम फंजाई की क्लास, उसके हाइफा का प्रकार, उसमें पाए जाने वाले रिप्रोडक्शन का प्रकार तथा किस प्रकार के स्पोर बन रहे हैं, स्पोर का निर्माण कहाँ हो रहा है तथा उदाहरण, इन सभी फैक्टर्स को सम्मिलित करते हैं। तो आप अच्छे तरीके से इस चार्ट को देख सकते हैं, जिससे फंजाई के क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लास फाइकोमाइसिटीज जो कि एसेप्टेट हाइफा के साथ होती है, एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन तथा इसका एग्जाम्पल है म्यूकर तथा राइजोपस। एस्कोमाइसिटीज सेप्टा उपस्थित होते हैं, दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। यहाँ पर कोनिडिया का निर्माण होता है। विशेष प्रकार के स्पोर एस्कोस्पोर तथा ब्लास्टोस्पोर बनते हैं। स्पोर का ओरिजिन या तो बडिंग के द्वारा या कोनिडियोफोर या एस्कस में होता है, और इसका एग्जाम्पल जो कि आप पढ़ेंगे एस्परजिलस, सेक्रोमाइसिस, पैनिसिलियम। इसके पश्चात बेसिडियोमाइसिटीज, यह भी सेप्टेट होता है। बेसिडियोमाइसिटीज में केवल लैंगिक जनन पाया जाता है। यहाँ पर बनने वाले स्पोर्स को विशिष्ट नाम दिया गया है बेसिडियोस्पोर, और बेसिडियोस्पोर का निर्माण बेसिडियम में होता है। सभी प्रकार के मशरूम, स्मट्स तथा रस्ट फंजाई इसी क्लास में इंक्लूडेड हैं। और अंततः लास्ट क्लास है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये भी सेप्टेट है, परंतु इनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, केवल अलैंगिक प्रकार का ही जनन उपस्थित होता है और थैलोस्पोर के रूप में स्पोर्स का निर्माण होता है। और इसका एग्जाम्पल है
जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है ऑल्टरनेरिया। तो इस प्रकार आपने फंजाई के क्लासिफिकेशन में प्रयुक्त होने वाले मुख्य कैरेक्टर्स तथा विभिन्न क्लासेस में ये कैरेक्टर्स कैसे पाए जाते हैं इसके बारे में पढ़ा। कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी और कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि फंजाई का क्लासिफिकेशन जैसे जैसे हम मेंबर्स पढ़ते जाएंगे पुनः पुनः रिपीट होता जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। धन्यवाद।